राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। एक बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई, हाथ पैर कांपते हुए, जिनका नाम बिमला जी था, उम्र 70 वर्ष, तेजी से हाँफती हुई सांसों से हॉस्पिटल के अंदर घुसी जा रही थी। वहां की स्टाफ उन्हें भिखारी समझकर भगा रहे थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती और पहुंच जाती है उस जगह पर जहां पर कुछ लोगों की लाइन लगी हुई थी अपने शरीर का खून निकलवाने के लिए। सब लोग अपना अपना ब्लड सैंपल दे रहे थे। तभी वह औरत डॉक्टर के सामने अपना हाथ सीधा करके इशारे से समझाती है, क्योंकि वह औरत गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, इसीलिए इशारा करती है कि मेरे शरीर से खून का एक एक बूंद निकालो। डॉक्टर उनकी बात थोड़ा समझ नहीं पाते, लेकिन वह कोशिश करके डॉक्टर को समझाती है कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा निकाल दो, लेकिन उस मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए जो कि आईसीयू वार्ड में एडमिट है। डॉक्टर जब उनकी बात समझते हैं, उनकी हिम्मत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आगे डॉक्टर ने क्या किया? सुबह के 9 बज चुके थे। विशाल पैंट शर्ट और ब्लेजर पहनकर अपनी टाई फिटिंग कर रहा था। उसने रखे हुए ड्रेसिंग के सामने स्प्रे निकाला और वह भी कपड़े में डाल दिया। 2 साइड स्प्रे डालने के बाद जैसे स्प्रे रखा, आवाज देता है, अरे शिल्पा, अभी टिफिन तैयार नहीं हुआ क्या? चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। हाँ, कार की चाबी दे दो। शिल्पा किचन से कहती है, रुको, टिफिन तैयार है। वह गरम गरम पराठा निकाल कर टिफिन में रख, और एक औरत जो उसके यहाँ काम करती थी, उनका नाम बिमला जी था, बिमला जी के हाथों में वह टिफिन भेजती है। लो, मैं भेज रही हूँ, ले लेना, चाबी ढूंढ रही हूँ। यह कहकर वह अपने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए चाबी लेने बेडरूम में चली जाती है। बिमला देवी जी थोड़ी सी कमर झुकी हुई थी। जैसे ही वह टिफिन रखती हैं कि उनके सर का पल्लू पीछे सरक जाता है और उनका भयानक खतरनाक जला हुआ चेहरा विशाल को दिख जाता है। एक आंख पूरी सफेद पड़ चुकी थी और दूसरी आंख छोटी, एक साइड का पूरा गाल जला हुआ था। विशाल जैसे ही नजर नीचे किया, विमला देवी जी का चेहरा देखकर घृणा से ऐसे दांत पीसा, मुंह बनाया और फिर जोर से चिल्लाया, तुम्हें टाइम नहीं रहता शिल्पा, तो तुम मेरा काम मत किया करो। कितनी बार कहा है कि इस नौकरानी को मेरे काम के लिए मत भेजा करो। मैं नहीं लेता टिफिन। गुस्से से विशाल अपना बैग उठाया और निकल पड़ा। शिल्पा पीछे पीछे टिफिन लेकर दौड़ी। लो यार, सॉरी, कल से मैं ही दे दिया करूंगी। वो मुझे चाबी ढूंढना था, इसीलिए मैंने गलती से पकड़ा दिया। आज विशाल ने टिफिन नहीं लिया। वह कार के पास पहुंचा तो शिल्पा चाबी पकड़ाई। शिल्पा कहती रही, लेकिन विशाल गुस्से से टिफिन लिया ही नहीं, कार में बैठकर चला गया। यह सब बिमला जी देख रही थी। काफी दुखी हुई, मेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, यह सोचकर वह रोने लगी। जैसे ही शिल्पा अंदर आई तो वह माफी मांगने लगी। मालकिन, मुझे माफ कर देना, आज मेरी वजह से विशाल साहब भूखे रह जाएंगे। शिल्पा कहती है, आप चिंता मत करो बिमला जी, विशाल मीटिंग खत्म करके खाना बाहर से ऑर्डर करके दोस्तों के साथ खा लेंगे। आप जाओ, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उसे साफ कर देना, और हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ बना देना, बचा हुआ खाना आप खा लेना। यह कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। विमला देवी जी किचन का काम करने चली जाती हैं। विशाल कार तेजी से रोड पर दौड़ा रहा था। आज उसकी बहुत बड़ी क्लाइंट से मीटिंग थी, बहुत बड़ी डील होने वाली थी। विशाल अब पीछे की बातें सब छोड़कर
अपने मीटिंग के बारे में सोच रहा था कि उसकी मीटिंग में क्या होगा। वह कार इतनी तेजी से दौड़ा रहा था और मीटिंग के ख्यालों में डूबा था कि दूसरी साइड से आता हुआ ट्रक उसे दिखाई नहीं दिया। दोनों हवा की तेजी से टकरा जाते हैं। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि विशाल की कार दो पलटा खा जाती है। ट्रक का साइड से कांच टूट जाता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ ही समय के बाद पुलिस आकर उस एक्सीडेंट की घटना को देखने लगती है। जल्दी जल्दी लोग पहले से ही कार में से विशाल को निकालने की कोशिश कर रहे थे। विशाल खून से लथपथ था। सिर में कई जगह उसके छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभ गए थे। चेहरे पर भी कांच लगा हुआ था क्योंकि कार का आगे का कांच टूटकर पूरा वहीं पर चकनाचूर हो गया था। विशाल की सिर्फ सांसें बची हुई थी। किसी ने विशाल को पहचाना और उसके घर पर फोन करवा दिया। विशाल को सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, शहर का बड़ा हॉस्पिटल जहां विशाल एडमिट था। विशाल की पत्नी शिल्पा भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर साहब मेरे पति विशाल को कुछ नहीं होना चाहिए, जितने पैसे चाहिए लगा दो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। विशाल आईसीयू वार्ड में था। सिस्टर नर्स दो दो तीन तीन कापूस से विशाल के खून को, उसके घाव को साफ कर रही थी। जल्दी से जल्दी विशाल का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने कहा, मैडम पैसा तो लगेगा लेकिन विशाल को खून की जरूरत है। जिस ग्रुप का खून विशाल को चाहिए वह ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड बैंक में नहीं है और मेरे पास कोई डोनर भी नहीं है। शिल्पा ने ऑफिस में फोन किया, कई लोगों को बुलाया, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। शिल्पा ने कहा, ब्लड बैंक में यदि मेरे पति का ग्रुप का खून है तो आप उसे देकर हमसे दूसरे ग्रुप का खून लेकर वहां रख लो। डॉक्टर ने बोला, हम लोग बदले में खून दे देते हैं मैडम, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर हमारे पास पहले से ही विशाल के ब्लड ग्रुप का खून होता तो हम लगा देते। आप उसके ही ब्लड ग्रुप का खून ढूंढकर जल्दी से जल्दी कीजिए, वरना विशाल का बचना मुश्किल हो जाएगा। शिल्पा काफी परेशान थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला था जिसका ब्लड ग्रुप विशाल से मिल सके। तभी हॉस्पिटल के गेट के अंदर एक बूढ़ी औरत आती है, मटमैली पुरानी साड़ी, सर से मुंह तक अपना पल्लू ढके हुए, एक लाठी पकड़े, जल्दी जल्दी कांपते हाथ पैर से, हांफती हुई सांसों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। हॉस्पिटल के स्टाफ उन्हें बाहर भगाने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं, सीधे डॉक्टर के पास पहुंची, जहां पर लोगों ने लाइन लगाकर ब्लड चेकअप करवा रहे थे, ब्लड ग्रुप का सैंपल दे रहे थे। वह औरत आगे बढ़ी और अपना हाथ डॉक्टर के सामने फैला दिया। डॉक्टर उसे देखकर पहले उसकी बात समझ नहीं पाए, फिर उसने इशारा से बात समझाया कि मेरे शरीर का एक एक बूंद निकाल लो और उस पेशेंट को दे दो। डॉक्टर ने यह करना तो उचित नहीं समझा, लेकिन अब समस्या थी। डॉक्टर उसकी बात माने क्योंकि वह इतना जबरदस्ती जो कर रही थी। उनका भी ब्लड सैंपल लिया गया, जितने भी ब्लड से किसी का मैच नहीं हुआ, लेकिन वह बूढ़ी औरत जिनका नाम बिमला जी था, उनका ब्लड सैंपल मैच हो गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 50 साल की उम्र के बाद हम किसी का ब्लड नहीं निकालते। वह औरत जिद ठान कर बैठ गई, आप ऐसे कैसे नहीं निकालेंगे। वह शिल्पा के पास भी आकर कहने लगी, मैडम विशाल की जान बचाना है, मेरा ब्लड निकालवा दीजिए। इशारे इशारे में उन्होंने शिल्पा को समझाया। शिल्पा बात समझ गई और कहने लगी कि जब डोनर सामने से कह रहा है और फिर मेरे पति की जान खतरे में है, वह जान बचाना चाहती हैं, तो आप क्यों नहीं निकालेंगे।
मजबूरी में डॉक्टर को उनका ब्लड निकालना पड़ा और विशाल को ब्लड चढ़ाया गया। विशाल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन किया गया। कई कांच के टुकड़े निकाले गए। करीब 4 घंटे तक बेहोश रहने के बाद विशाल को धीरे धीरे होश आया तो उसके शरीर में जगह जगह पर टाके पट्टी लगी हुई थी। शरीर में उसको काफी दर्द हो रहा था। लग रहा था कि अब वह विशाल कभी उठकर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। शिल्पा उसके बगल में बैठी थी। कई मशीनें थी जिसकी बीप बीप करके उसके हृदय धड़कन की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिल्पा ने जल्दी से नर्स को और डॉक्टर को बुलाया। मेरे विशाल को होश आ रहा है। उसने विशाल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और खुशी के आंसू आ गए। अभी तक रो रो कर आंखों के आंसू सूख गए थे। शरीर का बुरा हाल कर लिया था। बाल बिखरे हुए थे। लेकिन अब उसकी जान में जान आई जब विशाल ने आंखें खोला। विशाल के आंखें खोलते ही डॉक्टरों ने आकर उसे एक और इंजेक्शन दिया क्योंकि विशाल ने बताया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विशाल को वहां अकेला छोड़ने के लिए नर्स ने शिल्पा से कहा, मैडम, अभी मरीज काफी कमजोर है। आप ज्यादा बात मत कीजिए तो ही अच्छा है। मैंने इन्हें दर्द और नींद दोनों का इंजेक्शन दे दिया है। आप बाहर चले जाइए। अब ये खतरे से बाहर हैं। इन्हें आराम करने की जरूरत है। सोने दीजिए। शिल्पा बाहर आकर प्रतीक्षा हॉल में जहां टेबल रखी थी वहीं पर बैठ गई। लेकिन शिल्पा की नजरें बार बार आईसीयू वार्ड की तरफ ही थी। वहीं बिमला जी जो अपने शरीर से अपने बेटे के लिए खून निकलवा कर दे दी थी, वह अभी भी हॉस्पिटल के एक कोने में मुरझाई सी पड़ी थी। उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर घर की तरफ जा पाती। वह भी यह सुनकर काफी खुश हुई। लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। विशाल जब हॉस्पिटल में ठीक हुआ, उसे छुट्टी मिली और घर आया तो उसने अपने पत्नी से पूछा, शिल्पा, किसने दिया है मुझे ब्लड? मुझे पता है कि मुझे ब्लड चढ़ाया गया था। कौन है वह भला इंसान जिसने मेरी जान बचाई? शिल्पा ने धीरे से बोला, कई लोगों ने ब्लड सैंपल दिया लेकिन किसी का ब्लड तुम्हें मैच नहीं कर रहा था विशाल। फिर फिर क्या? विशाल ने शिल्पा का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुमने दिया? तुम्हारा ब्लड मैच किया? अरे नहीं यार, शिल्पा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ब्लड तो तुम्हें हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी ने दिया, बिमला जी ने दिया है। यह सुनकर नफरत से विशाल का भौहें सिकुड़ गया। गुस्सा आंखों में उतर आया। क्या वह गंदी औरत, एक नौकरानी, वही मिली थी तुम्हें? तुम मेरे लिए पैसे देकर कोई और डोनर नहीं ढूंढ सकती थी क्या? शिल्पा ने कहा, बहुत ढूंढा विशाल, लेकिन कोई नहीं मिला। वैसे भी डॉक्टर बिमला जी का खून निकालने से मना कर रहे थे। लेकिन विशाल इतना अहंकार में था कि वह उनका शुक्रिया अदा करने के छोड़ उनके नफरत करने लगा। छी, मुझे घिन आती है। क्यों मेरे शरीर में उनका खून डलवाया? वह गुस्से में था। यह बात बिमला जी सुन रही थी, जो कि अभी भी दूसरे कमरे में दरवाजे से धीरे से झांक रही थी कि विशाल कैसा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मन और दिल में एक तसल्ली थी कि विशाल बच गया। विशाल की दवाइयां शुरू हुई। धीरे धीरे विशाल ठीक होने लगा। वह अपने ऑफिस भी जाने लगा। उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। एक दिन विशाल ऑफिस जाने के लिए सुबह 8 बजे तैयार हो रहा था। आज उसे कुछ जल्दी जाना था। अभी तक उसको सुबह की कॉफी नहीं मिली थी। वह आवाज देता है, शिल्पा, तुम कितनी लापरवाह होती जा रही हो। मेरी कॉफी नहीं बनी।
क्या कर रही हो, बाहर आओ। शिल्पा को विशाल ने कई बार आवाज दिया। शिल्पा बाहर नहीं आई तो चिल्लाया, शिल्पा, मैं कुछ कह रहा हूँ। जब शिल्पा बाहर आई, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसू सूखे हुए थे। विशाल उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, ये क्या हुलिया बना कर रखा है? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काफी कहाँ है? शिल्पा ने कहा, अब वह काफी कभी नहीं मिलेगी, जो काफी तुम्हें रोज सुबह मिल जाया करती थी। विशाल ने कहा, क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट कहो। विशाल, बिमला देवी अब नहीं रही। यह सुनकर विशाल को भी थोड़ा झटका लगा। दिल के कहीं कोने में टीस उठी, लेकिन विशाल के अहंकार ने उसे उस टीस को दबा देने पर मजबूर कर दिया। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर कर कहा, हाँ, तो क्या हुआ? बूढ़ी हो गई थी, नौकरानी थी, मर गई। तुम उसके अंतिम क्रियाकर्म की व्यवस्था करवा दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। शिल्पा रोकना चाहती थी कि रुक जाओ, घर में मैयत पड़ी है, लेकिन विशाल ने एक नहीं सुना। उसने कहा, मैं ऑफिस से 6-7 लोगों को भेज रहा हूँ, वह सब आकर काम करवा देंगे। यह कहकर वह ऑफिस चला गया और फिर वहां से 3-4 नौकर ड्राइवर जो उसके अंडर में काम करते थे, उन्हें अपने घर भेज दिया। बड़े ही शांत तरीके से बिमला देवी जी का अंतिम दाह संस्कार हो गया। उनके मैयत पर ना कोई रोने वाला और ना ही कोई उन्हें अपना कहने वाला। बिमला देवी जी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब शुरू होती है विशाल के जीवन की कहानी। क्या विशाल इतने पर भी उनके मरने का अफसोस करेगा कि नहीं? चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं। इससे पहले चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। विशाल ने कहा, जिस कमरे में वह बिमला देवी रहती थी उसे साफ करवा दो। अब घर में गंदगी नहीं चाहिए। हाँ, उस कमरे में अब मुझे अपना ऑफिस बनाना है, क्योंकि वह कमरा घर से बाहर की तरफ खुलता है। मेरे दोस्त लोग आते हैं तो उन्हें घर के अंदर आना पड़ता है। वह कमरा ऑफिस के लिए अच्छा होगा। उसमें ही मैं अपने दोस्तों या कंपनी के आने जाने वाले लोगों के साथ बैठकर मीटिंग किया करूंगा। विशाल ने यह कहकर काम वालों को बुलाया और उन्हें समझाने लगा कि कहाँ मेरा सोफा रहेगा, कहाँ टेबल। इसी के लिए जब वह कमरे के अंदर गया तो देखा कमरे में एक चटाई, एक तकिया और एक पुराना जो जगह जगह से छेद वाला चादर था, जिसे बिमला जी ओढ़ा करती थी। एक लकड़ी की अलमारी, जिसकी ऊपर से कई जगह से प्लाई उधड़ चुकी थी, काफी पुरानी और कमजोर थी, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। एक पुराना संदूक था, वह भी वहीं टेबल के ऊपर रखा था। ताले को देखकर विशाल ने कहा, देखो, बुढ़िया मर गई, लेकिन 1 किलो का ताला अलमारी में लगाई थी। ना जाने इसमें कौन सी अनमोल रत्न छुपा कर रखी होगी। उसने एक काम करने वाले मजदूर से कहा कि इस ताले को तोड़ दो। मजदूर ने 2 हथौड़ा मारा कि ताला तो नहीं टूटा, लेकिन अलमारी की कुंडी बाहर निकल गई, क्योंकि लकड़ी काफी पुरानी हो चुकी थी। ताले के साथ कुंडी को निकालकर जब दरवाजा खोला तो उसके अंदर का दृश्य देखकर विशाल हैरान रह गया। उसमें कोई कपड़ा, कोई सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन उसे उसके बचपन के खिलौने मिले, जिन्हें वह फेंक दिया करता था। वह आश्चर्य में था कि आखिर यह बूढ़ी नौकरानी मेरे इस तरह से खिलौनों को सजाकर क्यों रखी है। उसके अंदर अब अहंकार नहीं, शांति था। उसने अंदर एक छोटे से संदूक को देखा जो खुला हुआ था। विशाल ने खुद ही उस संदूक को उठा लिया और खोला। उसके अंदर कुछ पेपर पड़े हुए थे, एक एल्बम था
विशाल उस एल्बम को देखने लगा। उसमें बचपन की तस्वीरें जो कि विशाल की थी। विशाल ने अपनी तस्वीरों को देखकर समझ गया कि जरूर इस बूढ़ी औरत के और मेरे बचपन के कुछ गहरे राज हैं। वह जल्दी जल्दी उस एल्बम को खोलने लगा। उसमें दो औरतों की तस्वीर, एक उसकी माँ की जो उसे गोद में लिए फोटो खिंचवाई थी। उसकी माँ शहर में मॉडलिंग करने आई थी। वह एक मॉडलिंग करने वाली औरत का बेटा था और उसके पिता वही एक फोटोग्राफर हुआ करते थे। लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा होने की वजह से उसके पिता अलग हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अब तुम मॉडलिंग मत करो, बेटा हो गया है, उसकी देखभाल करो। लेकिन विशाल की माँ ने कहा कि मैं बच्चे को संभालने के लिए आया रखूंगी और मैं अपना मॉडलिंग का काम नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विशाल की माँ ने मॉडलिंग नहीं छोड़ा, आया रख दिया, भले ही उसने अपने पति को छोड़ दिया। इसीलिए विशाल ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। लेकिन जब वह उस एल्बम को देखा तो उसमें दो औरतों की फोटो थी। एक तो उसकी माँ जो उसे स्टाइलिश तरीके से अपनी गोद में ली, बड़ी खूबसूरत औरत थी। दूसरी उसकी माँ से भी खूबसूरत औरत, जिसका चेहरा किसी परियों से कम नहीं था। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग। यह देखकर विशाल आश्चर्य में था। जब वह एल्बम को खोला तो उसमें जली हुई तस्वीर उसकी नौकरानी की दिखी। दोनों तस्वीर मिला उसकी आंखें फटी रह गई कि यह तो विमला देवी की तस्वीर है। कभी विमला देवी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, वह सोच भी नहीं सकता था। लेकिन विमला देवी जी का चेहरा जला कैसे, वह बदसूरत हुई कैसे? आज उनके जाने के बाद उसके मन में जानने की जिज्ञासा भी हुई थी। उसने एल्बम रखा तो उसे एक रजिस्टर टाइप पर बुक मिली, जिसे खोला तो उसमें कई लेटर लिखे हुए थे, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। अभी तक जो इतने ठाट बाट से रहने वाला विशाल खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। दुनिया का खूबसूरत हैंडसम लड़का अपने आप को समझता था। उसे सिर्फ खूबसूरती से प्यार था। अपने घर को खूबसूरती से सजाया था। बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी किया था। लेकिन जब आज उसने उस रहस्य को जाना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। लेटर में लिखा था, जब विशाल मात्र 1 महीने का हुआ था, विशाल के माँ और पिता के बीच में झगड़ा होने की वजह से दोनों अलग हो गए। विशाल की माँ ने मॉडलिंग का काम शुरू किया। विमला देवी जी की उस समय पर शादी नहीं हुई थी। विमला देवी जी विशाल की माँ का मेकअप किया करती थी, साथ में उनके साथ रहा भी करती थी। विमला देवी जी विशाल की माँ के साथ साथ रहते रहते उसके बच्चे का भी ध्यान रखने लगी थी। इसीलिए विशाल की माँ ने विशाल को सौंप दिया उनको और कहा, मेकअप के साथ साथ मेरे बेटे को भी संभालो, दुगनी तनख्वाह दूंगी। विमला देवी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और वह विशाल को बचपन से ही देख रही थी, उसे लाड़ प्यार कर रही थी, उनकी माया बस गई थी। इसीलिए वह विशाल को संभालने भी लगी थी। एक दिन उनकी माँ को विदेश जाने का मौका मिला मॉडलिंग करने का, तो वह विदेश चली जाती हैं, यह कहकर कि विमला मेरे बेटे को संभालो, उसका ध्यान रखना, मैं बहुत ही जल्द विदेश से लौट कर आऊंगी। विमला देवी जी को सौंप कर रूपा विशाल की माँ विदेश चली गई। विमला देवी जी से बात होती रही, वह कहती मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी। यही कहते कहते 1 साल गुजर गया। एक दिन विमला देवी जी को उनका फोन आया कि मुझे अभी वहां आने में समय लग जाएगा विमला, मैंने यहाँ पर एक बहुत अमीर व्यक्ति से शादी कर लिया है,
मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पैसा भेज दिया करूंगी। तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं इतना जल्दी इंडिया वापस नहीं आ पाऊंगी। विमला देवी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं विशाल का ध्यान रख लूंगी। लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ कि अपने बेटे को छोड़कर कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। उसी दिन से विमला देवी जी ने विशाल को अपने सीने से लगा लिया और उसे संभालने लगी। कुछ दिनों तक विशाल की माँ का फोन आया। एक आध बार थोड़े पैसे भी आए, फिर उनका फोन आना बंद हो गया। विमला देवी जी इधर से संपर्क करती तो नंबर ही इनवैलिड बताने लगा। अब विमला देवी जी विशाल की माँ से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे समय गुजरता गया। विशाल अब 3 साल का हो चुका था। विमला देवी जी ने विशाल की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। एक दिन विमला देवी जी विशाल को पढ़ा रही थी। पढ़ाकर उसे उसके कमरे में सुला दी और किचन में काम करने चली आई। विशाल की नींद खुल गई। वह खेलते खेलते मंदिर के पास पहुंचा और अपनी एक छोटी सी बाल मंदिर के दिए में मार दिया, जो कि बेडरूम और किचन के बीच में ही था। कब धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। विशाल खेलने में व्यस्त था और विमला जी किचन के कामों में। जब आग कमरे में चारों तरफ फैली, विमला देवी जी तड़प उठी। उन्होंने देखा कि विशाल के कमरे में काफी आग फैल चुकी थी। आग ने भयानक रूप ले लिया था। विमला देवी जी ने गैस बंद किया और जोर जोर से चिल्लाया। कोई मदद के लिए नहीं आया तो वह विशाल को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ी। विशाल को वह एक कंबल में लपेट कर बचाई, लेकिन उनके ऊपर कई आग के बड़े बड़े गोले गिर पड़े। एक साइड से उनका शरीर, उनका सिर, एक आंख पूरी तरह से आग में झुलस गई। उनके गले तक की नसें भी आग में झुलस गई। जब तक वह विशाल को बाहर लेकर आई, वह बेहोश हो गई। विशाल को आंच भी नहीं आने दिया था। लोग इकट्ठा हुए, आग को बुझाए, विमला जी को हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन विमला देवी जी वहां अपनी आवाज, एक आंख और अपने शरीर की सुंदरता को खो चुकी थी। उसी दिन से उन्होंने अपने शरीर में कपड़ा ढक लिया। विमला देवी जी जब भी विशाल के सामने आती तो विशाल उन्हें देखकर चीखता चिल्लाता और रोने लगता। विमला देवी जी कहती, बेटा, यह देखो तुम्हारे मम्मा की तस्वीर। जल्दी ही तुम्हारी मम्मा लौट कर आएगी, तुम्हारे लिए खिलौना लेने गई है। यही कहते कहते विशाल 25 वर्ष का हो गया, लेकिन उसकी माँ लौट कर नहीं आई। विमला देवी जी नौकरानी बनकर अपने चेहरे और शरीर को ढककर विशाल की परवरिश करती रही, पढ़ाई लिखाई और उसे इस काबिल बनाई कि विशाल बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसने अपने पसंद की खूबसूरत लड़की से शादी भी किया था। विशाल वह पत्र पढ़कर आंसुओं में डूब गया। उसके दिल में जो नफरत थी बह गई। मैं कितना स्वार्थी हो गया था। जब आज उसे हकीकत का पता चला, फिर उसने एक लिफाफे को खोला जिसमें से उसे कुछ प्रॉपर्टी के पेपर मिले। वह विमला जी के प्रॉपर्टी का पेपर था। उनके पास कई एकड़ जमीन, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ था, जो कि उनके पिताजी का था। विमला जी अपने पिता की इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी। लेकिन उन्होंने विशाल की वजह से अपना शरीर, अपनी सुंदरता खो दिया और फिर वह उस दुनिया में एक गुमशुदा औरत के नाम पर जीने लगी थी। प्रॉपर्टी को उन्होंने विशाल के नाम कर कर छोड़ दिया था कि जब विशाल बड़ा होगा तो उसके काम में आएगा। विशाल ने पूरा पेपर पढ़ा
लास्ट में उसने पढ़ा, बेटा जिस दिन तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे जीते जी तो नहीं पढ़ पाओगे। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे पूरी उम्र झूठ बोला कि तुम्हारी मम्मा अब लौट कर आएंगी, अब लौट कर आएंगी। तुम्हें उम्मीद देती रहा, लेकिन बेटा सच्चाई तो यही है कि तुम्हारी माँ साल डेढ़ साल के अंदर ही मुझसे और तुमसे संपर्क छोड़ चुकी थी। 25 सालों में एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़कर तुमसे दूर नहीं गई। तुम मेरी बदसूरती से नफरत करते, गुस्सा करते, यही कहते कि यह नौकरानी निकाल दो, लेकिन मैं कहीं नहीं गई बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने तुम्हें अपने औलाद की तरह पाला। जो भी मुझसे गलती होगी माफ कर देना। विशाल अब आत्मग्लानि से भर उठा था। नहीं माँ, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। जन्म देने वाले माता पिता ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज यह विशाल भी नहीं होता। तुमने अपनी औलाद ना होने के बाद भी मुझे जलती हुई आग से निकाला और खुद को जला दिया। वह इतनी खूबसूरत थी कि उनकी शादी किसी भी अच्छे खूबसूरत घराने में खूबसूरत लड़के से होती, लेकिन विशाल के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब विशाल को यह लास्ट में पता चलता है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह दोनों हाथ जोड़कर रोने लगता है, माँ मुझे माफ कर दो। तुमने तो मुझे माफी के लायक भी नहीं समझा। कि सच्चाई बता दो तो मैं तुमसे माफी मांग लेता अपने गुनाहों की। मुझे इतना बड़ा गुनाहगार छोड़कर चली गई माँ। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता, तुम्हारी तो जिंदगी बच जाती। आखिर में तुम्हें मिला क्या? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने के बाद बेटे का प्यार भी नहीं पा सकी। कितना अभागा था मैं। वह फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन अब प्रायश्चित के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वह उठा और अपना निर्णय बदल लिया। यह मेरी माँ का कमरा था और उनका ही रहेगा। इसमें अब ऑफिस नहीं बनेगा। उसने माँ की उन सारी चीजों को फिर से संभाल कर रख दिया। वह जो माँ की अलमारी के अंदर उसे बक्सा मिला, सब कुछ उसने पुराने खिलौनों को उसी तरह से संभाल लिया। मिस्त्री बुलाकर उस अलमारी को ठीक करवाया और उसी कमरे में विमला देवी जी की एक तस्वीर बनवाया। उसमें हार चढ़ाया, उनके नाम से पूजा पाठ, बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन को बुलाया, सबको भोजन करवाया। अंदर ही अंदर दिल से माफी मांगता रहा, माँ मुझे माफ कर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। माँ मुझे छोड़कर मत जाना। आज अपने आप को इतना अमीर और खूबसूरत होने के बाद भी विशाल बहुत गरीब महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अभागा बेटा हूँ। मेरी वजह से एक बेगुनाह औरत की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह प्रायश्चित के आग में जल रहा था और बार बार अपनी बिमला माँ से माफी मांग रहा था। तो दोस्तों, कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? क्या बिमला देवी जी को यह हकीकत पहले बता देनी चाहिए या नहीं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताएं।